करते हैं हम हमारे जो क्षेत्र मिति का जो दूसरा भाग है, जो हम प्रश्नावली 16 के रूप में यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज। और हमने बात की है पहले कि इसमें भी हमें एक तो 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, कुल मिला के हमें यहाँ पर 5 अंक के प्रश्न परीक्षा के अंदर आपको मिलने हैं। और 5 अंक के प्रश्न हैं और आपके पास इस जो आपकी प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में 6 आपके पास आकृतियां हैं, ठोस आकृतियां हैं, उनको हमको समझना है। तो सबसे पहली जो ठोस आकृति आती है वो आती है आपकी घनाभ की। और घनाभ में आपने देखा होगा, जैसे आपने कमरे की शेप भी घनाभ की जैसी होती है। आपने देखी है जैसे ईंट की आकृति भी आप कहोगे सर घनाभ की जैसी होती है। क्यों ऐसा? इसमें कैसा ईंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे? आप देख रहे हो ये जैसे ये वाला फलक, इसके मैं यहाँ पर दूसरे रंग का प्रयोग कर रहा हूँ, देखो जिससे आपको समझ आएगा। ये वाला फलक साइड और ये वाली साइड, आप कहोगे सर ये जो दोनों साइड है ये समांतर है और समांतर के साथ साथ ये सर्वांग भी है। इस साइड को उठा के अगर इसके ऊपर रख देंगे तो पूरा पूरा क्या करेंगी, ये ढकेगी। तो आप कहोगे सर कि जो ये दोनों जो फलक हैं ये समांतर भी हैं और सर्वांग भी है। इसी तरह जब हम दूसरे फलक की बात करें, ये ऊपर वाला फलक हो गया, ये ऊपर वाला फलक, ये ऊपर वाले फलक को जब हम देखते हैं और आपका ये नीचे वाला फलक को जब देखते हैं, ये दोनों जो फलक हैं इसको देखने पर भी आपको लग रहा है कि सर ये भी दोनों फलक क्या है, दोनों सर्वांग है और समांतर है। तो इसकी जो आपकी जो फाइनल जो परिभाषा निकल कर आती है घनाभ की, कि समांतर षट फलक का प्रत्येक फलक आयत के रूप में आपको नज़र आ रहा है, प्रत्येक फलक। तो ऐसी आकृति को हम घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। और इस घनाभ के जो सूत्र हैं बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पर 3 मैंने यहाँ पर सूत्र लिखे हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि ये देखो कितने फलक है, 6। तो इन 6 फलकों के क्षेत्रफलों को अगर जोड़ दें तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल आता है। ये ऊपर वाला फलक, नीचे वाला फलक, ये रेड कलर से जो मैंने कलर कर रखा है, इधर भी रेड कलर वाला ये फलक, दोनों का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर और नीचे वाले का बराबर। और जो आप जिसको हमने कलर नहीं किया, ये पीछे वाला और इसके जस्ट सामने वाला, यानी ये 6 जो आपके फलक हैं, 6 फलकों का क्षेत्रफलों का अगर हम योग करेंगे तो आराम से घनाभ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब आमने सामने के फलकों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, इसलिए मैंने 2 लगाया है। और 2 लगा के हमने 3 फलकों को लिया, तो 6 फलकों का कुल क्षेत्रफल आपके सामने यहाँ पर निकलेगा। और इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई पे फिनिश हुआ है तो फिर क्या लिखेंगे, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई पे रुका है, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ऐसे नंबरिंग करके, यानी लाइन से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखा, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। वर्ग इकाई, वर्ग का आपको पता है, जब भी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम वर्ग के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। और इकाई का मतलब जो मीटर सेंटीमीटर जो भी आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। इसके बाद में अगले स्टेप पे हम चलते हैं। इसका आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और आयतन को हम घन के रूप में लिखते हैं यहाँ पर, इकाई जो भी है मीटर सेंटीमीटर। इसके बाद में घनाभ का विकर्ण। विकर्ण का अर्थ है, जैसे आप कहोगे सर विकर्ण को किस प्रकार, जैसे आपके कमरे में कोई हमें एक बहुत बड़ा पोल रखना है, तो सबसे बड़ी लंबाई का पोल कितना आ सकता है इसमें, तो आप कहोगे सर इस कोने से लेकर और ये कोना है, ये कोना विकर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए इस कोने से इस कोने तक, तो ये क्या कहलाता है, इसका विकर्ण कहलाता है। और विकर्ण का जब भी हम विकर्ण की जब भी हम परिभाषा समझते हैं तो हमें पता है, जिस प्रकार आपने वो आयत वर्ग इनका विकर्ण लिया था, इसी प्रकार यहाँ पर विकर्ण है, जो सामने वाले कोने से जब एक दूसरे कोणों को हम मिलाते हैं तो विकर्ण को प्रदर्शित करता है। और विकर्ण का जो विकर्ण निकालने का हमारे पास जो सूत्र है वो है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको मैंने एल, बी और एच के रूप में लिखा।
और स्क्वायर के ऊपर क्या लगा हुआ है, आपके अंडर रूट लगा हुआ है, और इकाई जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी आए। इसके बाद में हमारी अगली शेप आती है घन की। घन में भी जिस प्रकार मैंने यहाँ पर कलर किया वो का वो सिस्टम यहाँ पर है। तो शुरू करते हैं इसमें भी देखिए मैंने कहा था जो इसमें हमने कलर किया था वैसा का वैसा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक विशेषता नहीं आती है निकल के कि जो घन है, इस घन की जो प्रत्येक भुजा है आपको दिख रही, ये वाली भुजा ले लो, चाहे ये वाली भुजा ले लो, चाहे ये वाली भुजा ले लो, यानी कोई सी भी जब हम भुजा की बात करेंगे तो सारी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब सभी भुजाओं की जो लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, तो हम कहेंगे कि ये जो आपका आकृति के रूप में आपको नज़र आ रही है ये आकृति को हम क्या कहेंगे, हम घन कहेंगे। और घन का भी हमें क्षेत्रफल, इसका भी हमें आयतन और इसका भी हमें विकर्ण की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न में बार बार घन आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो लेते हैं इसका सूत्र। पहला सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसके बाद में आपका आता है आयतन यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई थी, अलग अलग थी, यहाँ पर एक ही है, इसलिए भुजा की घात 3, वो इकाई आ गई घन इकाई के रूप में। इसी तरह विकर्ण में भी आपको पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी तो अलग अलग थी, यहाँ पर एक ही है, तो आप इसको विकर्ण के रूप में हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो बनेगा √3 इंटू भुजा, और जो इसका मात्रक लिखेंगे पीछे वो किस में लिखेंगे, इकाई में लिखेंगे। इसमें एक विशेष और बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल और आयतन में जब भी हम कमरे की पुताई की बात करेंगे, कमरे के पोस्टर लगाने की बात करेंगे, या कमरे की दीवार को बनाने की बात करेंगे, दीवार को पुताई की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करेंगे, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब भी जैसे आपकी कमरे की दीवार बनानी है, उसका आपको जो इंजीनियर होते हैं, जो हमारे कारीगर होते हैं, उसको बनाते हैं ईंटों से, तो हम उसको बनाने में कितनी ईंटें चाहिए, ऐसी अगर प्रश्न पूछे तो हमको क्या निकालना पड़ता है, आयतन निकालना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगली शेप में हम बात करते हैं, और वो आती है आपके बेलन की। आपने बेलन की परिभाषा पहले भी आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, क्योंकि ये तो कक्षा 6, 7, 8 से आ जाता है। आपके सामने मैंने एक आकृति बनाई, आप कहोगे सर ये तो आयत है, ABC और D, ये आयत है। इस आयत के एक सिरे को मैं क्या कर लूँ, स्थिर कर लूँ। आप क्या करोगे, एक सिरे को क्या कर लोगे, स्थिर करोगे, और दूसरे सिरे को इससे मिला दें, ये दूसरे सिरे को इसके चारों ओर परिक्रमण कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक बेलन की आकृति हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे देखो मैंने एक आपके सामने एक कागज़ लिया है, इसका आकार आप कहोगे सर इसे ABC और D जैसे हमने माना है, ये हमने एक इसको A मानते हैं, B, C और D। अब आप BC को क्या कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, इसको स्थिर करके इसके पारित दूसरी भुजा को घुमाते हैं। घुमाने के बाद में आपको जो ये शेप दिख रही है, ये जो शेप दिख रही है, यही शेप, ये किसकी शेप है, ये आप कहोगे सर ये बेलन की शेप है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने पानी भरने का जो ड्रम होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। इस तरह की जो शेप आपके सामने निकल के आती है, इसको हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। आप अच्छे से देख लें, इधर भी क्या है, ये आप कहोगे सर एक वृत्त दिख रहा है हमें, और जब इसको दूसरी साइड से भी हम देखेंगे तो भी आप कहोगे सर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर वृत्त दिख रहा है। ये खोखला है अभी, और ये जो वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। जब भी वक्र पृष्ठ की बात होगी तो आप समझ जाओगे कि ये वाला जो पृष्ठ है ये क्या है, वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ये जो आपको क्या दिख रहा है, वृत्त, इसमें भी क्या कर देंगे, इसको पैक कर देंगे, यानी एक वृत्त का टुकड़ा इसके नाम माप का लगा देंगे यहाँ से। इसी तरह इधर भी क्या करेंगे, वृत्त का टुकड़ा काट के इसके ऊपर लगा देंगे। तो कितने आप कहोगे सर वृत्त जुड़ गए, आप कहोगे 2 वृत्त जुड़ गए। तो वक्र पृष्ठ में अगर 2 वृत्त को और मैं जोड़ दूं तो आप कहोगे कि ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ निकलकर हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखते हैं चित्र में, अब आती है ये, इसका देखो क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं।
आपको उसका जो आकृति का निर्माण जो हुआ वो आप समझ चुके हो। ये आपको चित्र दिख ही रहा है यहाँ पर। बेलन का वक्र पृष्ठ आप समझ ही गए। अभी अभी मैंने आपको प्रयोग के द्वारा बताया था ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। इसी तरह बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या 2 वृत्त और लगा दिए हमने, ऊपर और नीचे। तो ये दोनों वृत्त को और काउंटिंग किया इसके क्षेत्रफल का, तो ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी आपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था 2πr/h में कितना जोड़ा, 2πr² जोड़ा, क्योंकि 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। कॉमन क्या रहा है इसमें, 2πr, क्या बचा इधर, h + r। यही आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है। इसी तरह बेलन का आयतन की हम बात करें तो आयतन की बात में आप कहोगे सर πr²h इसका क्या होता है, आयतन होता है। इसके बाद में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे तो इसका क्षेत्रफल होता है, सूत्र 2π कोष्टक r1 + r2 कोष्टक h + r1 - r2। ये r और h, r किसको प्रदर्शित कर रहा है, त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है। h किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। ये खोखला जो आपका बेलन आपको जो देखो नीचे दिख रहा है, मैंने यहाँ पर डबल ये रेड से बना हुआ है, ये बाहरी सतह, और जो अंदर वाला जो आपको बेलन दिख रहा है ये आंतरिक सतह। तो आपने इस दोनों सूत्रों को आप इसको अच्छे से याद करना है। इसी तरह खोखले बेलन का आयतन है πr1² - r2² कोष्टक बंद और ये h। अब आती है आपकी अगली शेप, शंकु। इसको अंग्रेजी में कौन बोलते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम किसी छोटे बच्चे का बर्थडे बनाते हैं तो वो उसको टोपी इसी तरह की पहनाते हैं। जब भी हम आइसक्रीम के लिए जब हम जाते हैं तो अच्छी अच्छी कंपनियों की जो आइसक्रीम होती है वो इस शेप में बनी होती है, इसे कहते हैं कोन कहते हैं। तो ये कोन, अब आप इसको अच्छे से समझ लें। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण है थीटा, ये 90 डिग्री का कोण है। अब ध्यान देना इसको, इस भुजा को तो हम क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। इस भुजा को वही थीटा डिग्री एंगल से ही, ये बदलना नहीं चाहिए। से जब हम इसको घुमाते हैं तो ये वाली भुजा यहाँ पर आ जाती है, फिर दोबारा घुमाते हैं तो ये वाली भुजा फिर अपने स्थान पे आ जाती है। ये क्रम चलता रहता है और ये जो शेप बनती है ये कौन सी शेप बनती है, आप कहोगे सर शंकु की बनती है। ये जो सीधी ऊंचाई है, ये वाली सीधी ऊंचाई, इसको तो h से प्रदर्शित किया ऊंचाई से, और ये जो तिरछी ऊंचाई आपको दिख रही है तिरछी, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और ये आपको पता है नीचे क्या एक वृत्त है और वृत्त की क्या हो गई, ये त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर भी अगर वृत्त को मैं हटा दूँ नीचे से तो आप कहोगे सर ये वक्र पृष्ठ ही बच रहा है, और वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है अपन को, क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अगर हम निकालें इसका, जिसको बोलते हैं तिर्यक पृष्ठ भी बोलते हैं और वक्र भी बोलते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो होता है πr/l। और संपूर्ण और जोड़ दें तो नीचे क्या जुड़ जाएगा, नीचे क्या जुड़ जाएगा, आप कहोगे सर एक वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। जैसे ये था πr/l में πr² और जोड़ दो तो πr कॉमन आ गया, क्या बचा इधर, तो l और इधर क्या बच गया, r। ये देखिए l और r, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह शंकु का आयतन की बात करें तो 1/3 πr²h, ये इसका आयतन का सूत्र होता है। अभी अभी हमने बेलन का आयतन निकाला है, वो भी πr²h है। यहाँ भी πr² है, जिसके आगे क्या गुणा क्या हो रहा है, 1/3। तो हम कह सकते हैं कि शंकु का आयतन समान ऊंचाई वाले या समान त्रिज्या वाले जो बेलन के आयतन से क्या होता है, 1/3 होता है, ये 1/3 भाग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मानना कि अगर बेलन का आयतन 99 घन सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन कितना होगा, 33 घन सेंटीमीटर, क्योंकि वो इसका क्या होता है, 1/3 होता है। अब आता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना। इसका तो सूत्र आप चाहो तो याद करो, नहीं तो वैसे भी काम चल रहा है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण क्या हो गया, एल, ये आर हो गया आधार, और ये एच हो गया क्या, इसको क्या बोलते हैं, लंब। तो वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट। और डायरेक्ट अगर आप याद करना चाहो तो भी आपका स्वागत है, यहाँ लिखेंगे एल बराबर √h² प्लस r²। ये हमने दोनों शेप के बारे में पढ़ा। अब अगली शेप की ओर बढ़ते हैं। अगली शेप हमारी गोले की आती है।
आपने देखा होगा गोला, जैसे आप मैं बात करूँ, ये क्या है, ये एक वृत्त मैंने लिया। ये वृत्त का क्या ले लिया मैंने, व्यास। व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर गुजरता है। और मैंने इसके सापेक्ष इसको, जब मैं इस रिंग को घुमाऊंगा या जैसे इस वृत्त को जब घुमाऊंगा, तो आप कहोगे सर जो आकृति बनेगी वो आकृति किसकी बनेगी, गोले की बनेगी। पुनः एक बार समझ लें, जैसे कोई वृत्त है, इस वृत्त का क्या है, ये व्यास है, और इस व्यास के सापेक्ष हमने क्या किया, इसको व्यास के सापेक्ष जब हम इसको घुमाएंगे तो आपको कैसा नज़र आएगा, एक गोला नज़र आएगा। ये मान के आप चलना, क्योंकि जो वृत्त होता है वो तो वृत्त होता है 2D शेप में, और जो ये गोला होता है ये होता है 3D शेप में। अब देखिए, इसकी त्रिज्या आपने r के द्वारा प्रदर्शित की, और r त्रिज्या है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चारों तरफ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr² होता है, और गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो 4/3πr³ होता है। इसी तरह तो गोले की बात की हमने, अब अर्धगोले की बात कर लेते हैं। ये अर्धगोले का, जैसे आपने एक कटोरा सा देखा होगा, या आप जैसे हम तरबूज लाते हैं, और ये तरबूज है हमारा, उसको जैसे बीच में से हम यहाँ से काट देते हैं, तो ये बीच में से काट के मैंने यहाँ पर रख दिया आपके लिए। तो आप कहोगे सर बीच में से काटने के बाद में यहाँ पर रेड कलर का हमें एक वृत्त नज़र आ जाता है। तो ये वाला हिस्सा तो आप जानते हो वक्र पृष्ठ होता है, और ये वाला हिस्सा क्या है, एक वृत्त हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूरे का तो क्या है, 4πr²। तो पूरे का तो हम जानते हैं 4πr² होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। इसी तरह अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या देखो, आधे गोले का वक्र पृष्ठ का 2πr² है। एक वृत्त और जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना वृत्त जुड़ रहा है आप कहोगे, एक वृत्त और। तो अर्ध इसमें जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एक वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दो, जैसे 2πr² था तो 1πr² और जोड़ दो, तो कितना हो गया, 3πr²। इसके बाद में अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का होता है 4/3πr³, तो आधे गोले का होगा 2/3πr³। इस तरीके से हमने पहला प्रश्न हम जो ले रहे हैं, धातु के 3 समान घनों, 3 समान घन है, और किसके बने हुए, धातु के। जैसे एक घन ये लिया मैंने, ये घन बना दिया, पहला घन। इसी तरह हमने दूसरा घन लिया, ये दूसरा घन लिया हमने, और इसी तरह हमने क्या लिया, तीसरा घन। ये तीनों घन क्या है, समान है, और इसकी कौन से आकार के हैं, घन के आकार के हैं। सवाल में इस तरीके से हमको कह रखा है, 3 समान घनों के कोर क्रमशः, कोर का मतलब भुजा, इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या किया, इसको पिघला दिया। जिस प्रकार हमारे घर में जब मम्मी खाना बनाती है, तो जब हमारे यहाँ जब लास्ट में जब 3-4 जो रोटी के जो गोले होते हैं वो बच जाते हैं, तो मम्मी तीनों को एक करके और क्या बना देती है, बड़ी या मोटी रोटी बना देती है, बाटी बना देती है। तो तीनों को मिक्स किया। इसी तरह अब इन तीनों को मिक्स करके पिघला कर हम क्या बना रहे हैं, एक नया घन बना रहे हैं। तो वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये बड़ा घन बनेगा। ये मैंने बड़ा घन यहाँ पर क्या कर दिया, बना दिया। ये बड़ा घन बन गया। इसको मिलाएंगे, या आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा एक बड़ा घन बना। तो आप ये मान के चलना कि इन तीनों का जो आयतन होगा वो इस बड़े घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो बड़े घन का आयतन बराबर ये जो तीनों घनों का आयतन, ये इसको दे देता हूँ मैं A घन, ये B और ये C। ठीक है। तो ठीक, अब यह लिखते हैं हल। हल में आप लिखोगे कि प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वो बड़े घन की कोर की लंबाई यानी भुजा पूछ रहा है वो। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन, क्योंकि आयतन तो बराबर ही होगा। आप कहोगे सर चाहे बड़ा ले लो चाहे छोटा ले लो, इनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों को पिघला कर ही तो एक बड़ा घन बनाया। ये हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब बड़े घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र तो वही होता है भुजा की घात 3। ये लो भाई, भुजा की घात
ये आ गया भुजा की घात 3 बराबर। अब ये तीनों जो घन दे रखे हैं, इन तीनों घनों का आयतन का भी क्या करना है अपन को, मान निकालना है। तो पहला यानी ए घन का आयतन, ए घन का आयतन प्लस बी घन का आयतन प्लस सी घन का आयतन। हमने छोटे छोटे घनों का आयतन भी हमको निकालना है, तीनों को जोड़ना है, और वो बड़े जो घन है, जो बड़ा घन आपका बन रहा है, इस घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। इसका सूत्र तो हमने लिख ही दिया, भुजा की घात 3। यहाँ पर भी ए घन का आयतन वही भुजा की घात 3, भुजा क्या है यहाँ पर 3, तो ये 3 की घात 3 प्लस बी घन का आयतन, भुजा क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4 की घात 3 प्लस सी घन का आयतन, भुजा कितनी है 5, 5 की घात 3। अब देखो भुजा की घात 3 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, फिर 4 चौक 16, 16 चौको 64, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 125, फिर देखिए भुजा की घात 3 बराबर, जब इन सब को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 216। ये क्यूब हटाएंगे, यहाँ से क्यूब हटाया, इधर ये इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। अब इसका देखो 216 का घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल जो निकलेगा 216 का, आप कहोगे सर कितना आएगा, वो 6 आएगा। कितना आएगा, 6। और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो भुजा बराबर कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इन तीनों जो घन हैं, इन तीनों का अलग अलग आयतन निकाल के, तीनों को जोड़ के बड़े घन के आयतन के क्या करना है, बराबर करना है। आप चाहो तो तीनों को मिक्स के रूप में लिख सकते हो। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है, और प्रश्न मेरा मानना है आपको समझ आ गया होगा। ये क्या था, बड़ा घन था। अब आप कई विद्यार्थी क्या करते हैं, मानो कि बड़े घन की एक कोर की लंबाई x सेंटीमीटर या l मीटर या ये सेंटीमीटर में है, तो l सेंटीमीटर या x सेंटीमीटर आप कुछ भी मान सकते हो। और अगर डायरेक्ट भुजा के रूप में भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। ये आप ये दीवार माने आप पूरी, इस दीवार की आपको यहाँ पर दे रखी, दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है, आप बताओगे सर। दीवार की लंबाई है कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर है। और ये जो ईंट है ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इस 5 मीटर को भी हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो आप जब 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो जब 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर। यह आपने सेंटीमीटर में बदल लिया, किसकी, दीवार की लंबाई को। अब किसका नंबर आता है, चौड़ाई का। अब आप कहोगे दीवार की चौड़ाई, चौड़ाई कहोगे सर कितनी है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिखा। अब आता है किसका नंबर, ऊंचाई का आता है। दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई बराबर आपके पास है कितना है, आप कहोगे सर 3 मीटर है, तो 3 मीटर को भी बदलना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर में। तो ये आ गया 300 सेंटीमीटर। आपने ये बदल लिया। अब क्या किया, दीवार बनाने में 20 × 10 × 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटें चाहिए। अब ये दीवार है पूरी। अब दीवार को आप देखो, इधर ये ईंटें लगी हुई है, मैंने ईंटों का चित्र यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है। और ईंट की शेप भी कैसी होती है, आप कहोगे सर वही घनाभ के आकार की होती है। कौन से आकार की होती है ईंट, आप कहोगे सर घनाभ के आकार की होती है। ये क्या है, आपकी ईंट है, और ये क्या थी, आपकी दीवार थी। तो जब दोनों का आकार एक जैसा है तो दोनों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो लो भाई, ईंट की लंबाई आपको दे रखी सवाल में। आप कहोगे सर कितनी है, जो सबसे पहला डिजिट है 20 सेंटीमीटर का, ये क्या आ गई, लंबाई आ गई। फिर ईंट की क्या आ गई, चौड़ाई। फिर आप कहोगे सर ईंट की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई।
फिर आती है ईंट की ऊंचाई, और ईंट की ऊंचाई कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? आप बताओगे 7.5 सेंटीमीटर। आपने दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को यहाँ पर प्रदर्शित किया। अब उसने क्या कहा कि इस दीवार को बनाने में ये 20 × 10 × 5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटों की आवश्यकता आपको पता है, दोनों ही आकार कौन से आकार के? घनाभ के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दो, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं किसका? घनाभ का। आप कहोगे सर ये क्या है? घनाभ का। और क्या चाहिए आपको? आयतन चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ, हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। अब आपने देखिए मैंने सूत्र भी यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूत्र लिखेंगे तो ही एग्जामिनर के मस्तिष्क में ये बात बैठेगी कि इस बच्चे को सूत्र की जानकारी है। अब ईंटों की आवश्यकता है, तो पूरी दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का अगर हम भाग लगा दें तो ईंटों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर किसका? दीवार का आयतन। दीवार का आयतन बटा किसका आयतन? एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन। ईंट और दीवार क्या है? घनाभ है। और घनाभ का आयतन का सूत्र आपने लिख ही रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दीवार की देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को लिखेंगे अपन, तो ये आ गया 500 इंटू कितना? चौड़ाई 30 इंटू ऊंचाई कितनी है? 300 बटा एक ईंट का देखो 20 10 और 7.5 है, यह आ गया 20 इंटू 10 इंटू 7.5। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लग गया? 0 लग गया। अब 2 एकम 2, ये 15 बार कट गया। अब देखिए 15 एकम 15, 15 5 75, 5 से ये 5 कट गया। क्या बचा आपके पास? आप कहोगे सर ये 3000 ही बचा हमारे पास। तो ये 3000 आ गया। 3000 क्या है ये? आप कहोगे सर ईंटों की संख्या है। ईंटों की संख्या आपने आसानी से निकाल ली। कितनी आई? 3000 आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमको बड़े आसानी से, कोई जल्दी नहीं, हमें हर पॉइंट को यहाँ पर दर्शाना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दर्शानी है। अब आपको ये पता है कि ये जो ईंट और जो दीवार है इनका आकार एक जैसा है, और वो कैसा है? घनाभ के आकार का। आप घनाभ का यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे। घनाभ के फॉर्मूले को आप दीवार और ईंट के आयतन पे लिखोगे, आप आयतन का फॉर्मूला, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और दोनों के मान रख के इसको जब साधारण सी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ईंटों की संख्या हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से हमने इस सवाल को बड़े आसानी से हल किया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा। यानी गहराई कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर दे रखी है, और व्यास दे रखा है किसका? कुएं का। तो देखो इधर, ये मैंने एक कुआं बनाया। कुआं इसी शेप का है। जो बच्चे शहर में रहते हैं वहाँ भी आपको कुआं देखने को मिलेगा, और जो गांव में रहते हैं वो तो कुएं का पानी पीते ही पीते हैं। और इस कुएं गहरा कितना दे रखा है ये कुआं? आप कहोगे सर ये जो कुएं की गहराई है, ये गहराई दे रखी 20 मीटर, ठीक है। और इसका व्यास, व्यास का अर्थ ये पूरा क्या कहलाता है? व्यास। और व्यास क्या दे रखा है इसका? आप कहोगे सर व्यास दे रखा है 7 मीटर। अब उसने क्या कहा? इस कुएं को जब हमने खोदा तो इसकी जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी का क्या बना दिया? एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा भी इसी तरीके से बनता है। आप पता है पहले गाँव के अंदर लोग बाहर चबूतरे पे बैठे रहते थे और बातें करते थे शाम को। आजकल वो चबूतरे वाला कल्चर बिल्कुल समाप्त हो गया।
आजकल चबूतरा कोई नहीं बनाता, इस तरह का चबूतरा होता है। इसमें देखो लंबाई भी होती है चबूतरे में, आप इसकी चौड़ाई भी, आप चबूतरे की चौड़ाई भी होती है और चबूतरे की क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। चबूतरे को वो कहते हैं, जब पिछले साल मैंने एक क्लास में जब पढ़ा रहा था तो एक बच्चा चबूतरा समझा नहीं। चबूतरे का अर्थ होता है जिसे आपकी वो जो आपने ईंट का एग्जाम्पल दिया था, ईंट का जैसा रूप का एक बहुत बड़ा स्थान बैठने का, वो चबूतरा होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, 20 मीटर गहरा क्या, कुआं। आप गहरा ऊपर बैठ के जब कुएं को नीचे देखोगे तो गहरा बोलेंगे, नीचे से जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो ऊंचाई होगी। तो ये ऊंचाई और गहराई एक ही बात है, तो हमने इसको किससे प्रदर्शित कर दिया, ऊंचाई से h। व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या आप जानते हो, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, 7/2 मीटर हो गया ये। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। खोद लिया हमने कुआं, इससे जो निकली मिट्टी 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया। यानी लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर दे दी। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी आपको ये लंबाई दे दी और इसके क्या दे दी, चौड़ाई दे दी, और आपको क्या पूछा उसने, ऊंचाई पूछी है, किसकी, चबूतरे की। तो आप प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि जब चबूतरे का जो आयतन होगा वही आयतन किसका होगा, किसका होगा, आप बताओगे सर ये जो आपका कुआं है इसका। और कुएं का आकार आपको पता है कौन सा आकार है कुएं का, बेलन के आकार का होता है कुआं। और ये चबूतरा कौन से आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। ये आपको निकालना है। चबूतरे की लंबाई दे रखी है उसने 22 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर, और ऊंचाई आपको निकालनी है तो ऊंचाई को हमने h लिख दिया, h मीटर। अब जो कुएं का जो आयतन निकलेगा होगा वही किसका होगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। कुल मिला के बाद इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे, दो बातें आपको सूत्र के रूप में लिखनी है। यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बेलन और क्या है, घनाभ है। तो लो भाई, सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, आप कहोगे सर πr² h होता है। घनाभ का आयतन का सूत्र आप जानते हो, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। आपने ये बातें यहाँ पर प्रदर्शित कर दी। अब उसको ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई चाहिए तो आप कहोगे दोनों के क्या हो गए, आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रश्न तो लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। दोनों किस किस का, आप कहोगे सर एक तो आपका क्या, चबूतरे का आयतन और कुएं से जो निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर किसका आयतन, कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन। का आयतन, कुल मिला के ये मिट्टी का आयतन से तात्पर्य है इस बेलन का आयतन से, कि भाई जो बेलन का आयतन होगा वही किसका होगा, चबूतरे का आयतन होगा। क्योंकि उसमें से कुएं में से जो मिट्टी निकली उसी का तो हमने क्या बनाया, चबूतरा। और जितनी मिट्टी है उतना चबूतरा बना, इसका मतलब दोनों के आयतन क्या है, बराबर है। चबूतरा क्या है आपको पता, घनाभ है। और घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है, आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। लो भाई, लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है 14, ऊंचाई को हमने h मान ही रखा है बराबर कुएं का आपके पास है बेलन का आयतन का सूत्र, पाई की जगह 22/7, आर कितना आपके पास 7/2, ये आ गया 7/2 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 7/2 इंटू 7/2। ऊंचाई आपको पता है, गहराई को ऊंचाई समझते हैं हम 20। अब इसको साधारण तरीके से हमको क्या करना है, सोल्व करना है। प्यारे विद्यार्थियों, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, ये 10 बार कट गया, ये 2 एकम 2, ये 11 बार कट गया। अब आपके पास आ गया, देखो कितना आ गया। आप कहोगे सर कि हमारे पास जो संख्या आई है वो आई है 22 इंटू
14 इंटू एच बराबर, आपने काटा 11 7 77 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 770 हो गया। अब 22 और 44 कहाँ चले गया, बटे में चले गया। एच बराबर 770 बटा 22 इंटू 14। अब इसको काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 7 77, 70 बार कट गया। अब देखो ये 10 बार कट गया 7 से, ये 7 दूना 14। अब आप क्या करोगे, ये हो गया 10 और भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। एच बराबर आ गया 5 बटा 2, और किस में है ये, आप कहोगे सर मीटर में है। अब और भी इसको हल कर सकते हैं, अगर यहाँ तक भी कर दोगे तो भी आपका सवाल गलत नहीं है। अगर आप फिर भी 5 में 2 का भाग लगाओगे तो यानी 5 का आधा कितना होता है, 2.5 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से हमको सवाल को करना है। पूरी स्टेप आप बताओगे, उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि भाई जो चबूतरे का आयतन होगा वो किसका होगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी का, या आप कह दो कि कुएं का अर्थ क्या हो गया, बेलन का। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, हम एक शंकु का चित्र बना देंगे। शंकु का चित्र आप जानते हो, वही जोकर की टोपी कह दो, चाहे आपका वो जो आप वो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम में भी इस तरह का आपको आइसक्रीम के रूप में आइसक्रीम भर के वो आइसक्रीम की दुकान वाला आपको देता है। अब इसकी क्या दे रखी है इसने, ऊंचाई। ये ऊंचाई को हम इससे प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर बीच से। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर। यह ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर लिख दो नीचे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। पहली बात हमने कर ली। दूसरी है आधार की त्रिज्या। आप कहोगे सर आधार की त्रिज्या ये होती है, और कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दो शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को आर लिखते हैं। आर बराबर कितना दे दिया उसने, 21 सेंटीमीटर। हमारा काम हो गया। अब क्या चाहिए आपको, एक तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए जिसको एल बोलते हैं। अब आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे सबसे पहले, जब भी तो आप इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि आपको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एल। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हम जानते हैं, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही होता है। मैंने आपको जब सूत्रों पर हमने बात की थी तब मैंने दोनों ये सूत्र मैंने आपको वहाँ पर बताया था। देन एल इज इक्वल टू एच का मान आपके पास कितना है, 28 है। तो आप एच का मान कितना रखोगे, 28 का स्क्वायर। आर का मान कितना है, 21, ये आ गया 21 का स्क्वायर। तो एल बराबर, अब आप देखो 28 इंटू 28 करेंगे, 28 का वर्ग आप जानते हो 784 होता है। ये मैंने कितना लिख दिया, 784। अब आप किसका वर्ग करोगे, 21 का। 21 इंटू 21 होता है 441 होता है। अब देखिए एल बराबर, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो गया 4 और 1 5, 5 हो गया, 4 और 8 12 हो गए, 12 का 2 हासिल का 1, ये आगे 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12, 1225। और 1225 का तो हम जानते हैं कितना होता है, 35 होता है। क्या इसका जब 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है, 35। और ये किस में है मान, सेंटीमीटर में। तो आपने जो तिर्यक ऊंचाई है ये आपने एल का मान निकाल लिया, कितना, ये आ गया 35 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा उसने, अब पूछा उसने नंबर 1 उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही आप लिखोगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है। अब आप कहोगे सर पाई का मान कितना, 22/7। आर कितना है आपके पास, आर कह दोगे सर दे रखा उसने त्रिज्या कितनी है, 21 है। एल अभी अभी आपने निकाला, ये कितना है, 35 है।
अब जो कट रहा है उसको काट लें, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब देखो, अब इसको अपन गुणा करके इसको जब हल कर लेंगे, 22 पंजे 110 होता है, इंटू 21, 0, 21 एकम 21 हासिल के 2, 21 एकम 21, 22 23, तो ये हो गया आपके पास 2310। और क्षेत्रफल है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ग, और किस में है ये, सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया पहला आंसर। तो अब क्या पूछ रहा है वो, आयतन पूछ रहा है। आयतन का सूत्र आप जानते हो। नंबर 2, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 आ गया यहाँ पर। पाई का मान आप जानते हो कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान आपको पता है, दे रखा उसने, कितना दे रखा है, 21 × 21 होता है, इंटू 28। अब देखो इसको काट लेते हैं, जितना कटता है बाकी हम गुणा करेंगे इसको। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 एकम 3, 3 7 21। आपके पास आ गया 22 × 7 × 21 × 4। जब आप इन सब नंबरों को गुणा करोगे तो यह आएगा 12,936 घन सेंटीमीटर। यहाँ गड़बड़ मत कर देना, ये जब क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग, और जब आयतन पूछे तो क्या लिखते हैं, हम घन लिखते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए इसका सवाल करना है। इसमें और भी पूछ सकता है वो, आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी आप सूत्र जानते हो क्या होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका सूत्र है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब आपको सारा पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पाई का मान 22/7, आर 21 है, एल आपने निकाल ही रखा अभी 35 है, और आर का मान आपको 21 दे रखा है। ये मान इसमें रखा और इसको हल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीशे के एक गोले, अब गोले का नाम आते हैं, हम समझ गए कि गोले की बात कर रहे हैं सर, की त्रिज्या कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर। ये हमने क्या किया, एक शीशे का क्या बना दिया है, गोला बना दिया। ये शीशे का हमने गोला बना दिया। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इससे 5 mm त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। आप ये मान के चलो कि आपके पास ये जो हमारी मम्मी जब खाना बनाती है तो ये जो हमारा जो आटा होता है उसको वो गूँथ के और ऐसे गोले के रूप में उन्होंने बना के रख रखा है। अब इससे 5 mm त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाएगी। तो मम्मी जब रोटियां बनाती है तो छोटे छोटे लोहे निकालती है, और वो लोहे की साइज़ कितनी दे दी अपन ने, 5 mm की। तो बताइए कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा गोला है और गोले की साइज ये आ गई, क्योंकि कितनी साइज, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर दे रखा है इसमें 5 mm, और यहाँ पर आर बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर ये दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है इस सवाल के अंदर। हम क्या करते हैं, जल्दी में mm की तरफ नहीं देखते हैं। आपको जो ये मीमी दे रखा है, ये मीमी को किस में बदलना है, सेमी में बदलना है, या इस सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है। तो इसके लिए आपको पता है जब भी हम mm को cm में बदलते हैं तो 10 का भाग लगाते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 5/10। आप किस में बदल गए, सेंटीमीटर में। अब देखो कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। जो आपका जो छोटा जो गोला था, जिसको हमने गोलियां बोला है, उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 0.5। ठीक है। अब इसकी तो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा जो इसका आयतन होगा पूरे आयतन में, अगर एक गोली के आयतन का अगर हम भाग लगा देते हैं तो आप कहोगे सर जो गोलियों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अतः अब क्या करें भाई, अब छोटी गोलियों की संख्या चाहिए। अतः यहाँ पर देखो किसका आयतन की आवश्यकता पड़ रही है हमें, गोले का आयतन का।
तो ये अब लिख देंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं गोले का आयतन। हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर, आप कहोगे सर क्या होता है गोले का आयतन? गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। यही तो होता है 4/3 पाई की जगह 22/7 r जो भी दे रखा है। अब लो भाई हमको किसकी संख्या चाहिए? छोटी गोलियों की संख्या। लो छोटी गोलियों की संख्या बराबर कौन सा गोला? बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले के आयतन में किसका भाग लगा देंगे? ये जो नीचे जो छोटी गोली है, ये एक छोटी गोली का, एक छोटी गोली का आयतन। लो भाई रख देते हैं मान बड़े गोले का आयतन, वही सूत्र 4/3 इंटू पाई। यहाँ पर क्या लेते हैं? बड़ा, तो इसका त्रिज्या को r के रूप में लिख लेते हैं कैपिटल, और छोटे का भी फॉर्मूला यही है 4/3 इंटू पाई, और इसका छोटा r लिख देते हैं। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बच रहा है आपका? r की पावर 3। r कितना है यहाँ पर? 5 इंटू 5 इंटू 5 बटा छोटा r कितना है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। पहले तो 0 हटा लेते हैं। लो भाई 0 हटा लेते हैं। ये एक लिख के दशमलव के बाद में एक संख्या, दशमलव के बाद में एक संख्या, दशमलव के बाद में एक संख्या, तो 3 0 आ गई। 1 2 और ये 3 पॉइंट हट गया है पूरा। 5 से 5 कट गया, फिर 5 से 5 कट गया, इस 5 से 5 कट गया। आपके पास कितने आ गई संख्या? 1000। ये 1000 किसका मान आया है? गोलियों का आया है। आपने गोलियों का ही तो निकाला है मान, तो कहोगे सर कि ये गोलियों की जो संख्या थी वो हमने यहाँ पर निकाली है। तो ये आप आगे भी लिखना है इसमें, गोलियों की संख्या बराबर कितनी आ गई? आप कहोगे सर 1000 आ गई। तो आपने देखा होगा जो मैंने जो सवाल आपके लिए चुने हैं, उस सवाल में कहीं न कहीं डबल आकृतियों का, या डबल जो चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, बेलन हो, चाहे आपका घन हो या घनाभ हो, उससे एक दूसरे का संबंध स्थापित होता है। तो सीधे सीधे अगर पूछे कि बताइए घन का आयतन, मान दे रखा, घन का सीधा सूत्र में रखें। घनाभ का पूछे तो घनाभ का सीधा सूत्र में रखें। अगर आपसे पूछे बेलन का आयतन ज्ञात करो, आपको ऊंचाई देगा और त्रिज्या देगा, तो आराम से आप उसका मान निकाल सकते हो। तो जब तक वो आपसे जो बातें पूछे, आप उनका ही आप उसको जवाब दें एग्जामिनर को, जिससे कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और मैंने जो प्रश्न चुने हैं वो बड़े और थोड़े डबल आकृतियों से संबंधित चुने हैं। अपनी जो क्षेत्र मिति वाली जो भाग था, जिसमें 2 प्रश्नावलियाँ थी हमारे पास, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन वाली, जो कि अभी हमने हल की है। और एक था हमारे पास वृत्त थी, त्रिज्य खंड था और वृत्त खंड था। ये प्रश्नावली थी। तो इन प्रश्नावलियों को अच्छे से करें, कोई ज़्यादा बड़ी प्रश्नावलियाँ नहीं हैं। हाँ, ये वाली प्रश्नावली ज़रूर थोड़ी सी बड़ी है, और त्रिज्य खंड वृत्तखंड वाली तो बिल्कुल उसमें 2-3 भाग ही है, 3 भाग में वो प्रश्नावली समाप्त है। तो आप इसको अच्छे से करें, पिछले पेपरों को देखें। और मैंने आपको केवल एक आइडिया दिया है, क्योंकि हम ये दोनों प्रश्नावली को इतने कम 2 टॉपिक में हम नहीं पूरा कर सकते। मैंने केवल आपको एक आइडिया के रूप में आपको मोटिवेशन दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस तरीके से आप परीक्षा में आप तैयारी करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और फिर हम कल नई ऊर्जा के साथ
नए टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करूँगा। नमस्कार।